उत्तरी भारतीय गांव की एक अपरंपरागत प्रेम कहानी। दिल्ली में भेदभाव और पीड़ा झेल चुकी दो इथियोपियाई महिलाओं को सुदूर उत्तरी भारतीय गांव में सुकून मिला। वहां उनकी मुलाकात मोहन नामक एक सीधे सादे और दयालु 35 वर्षीय किसान से हुई। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था और एक महिला उसकी कमर और पीठ की मालिश करती, जबकि दूसरी उसके कंधों और बाहों की मालिश करके उसकी थकी हुई मांसपेशियों को आराम पहुंचाती। यह साधारण किसान, जो मिट्टी और धूल भरी जिंदगी का आदी था, उनके कोमल स्पर्श से खुद को तरोताजा महसूस करने लगा। महिलाओं को उसकी भोली और ईमानदार प्रतिक्रियाएं प्यारी लगती थीं। कभी-कभी रिश्ते में महिलाएं हावी हो जातीं, तो कभी किसान और उनका स्नेह बढ़ता गया, जो अंततः प्रगाढ़ प्रेम में बदल गया। यह एक उत्तरी भारतीय व्यक्ति की कहानी है, जिसे एक ही समय में दो अफ्रीकी महिलाओं से प्यार हो गया। शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गेहूं और सब्जियों के लहराते खेत इन दोनों महिलाओं के लिए एक ही साथ अपरिचित और परिचित सा एहसास लेकर आए। इथियोपिया में वे बचपन से ही कॉफी के बागानों में कड़ी मेहनत करती थीं, विभिन्न छोटे-मोटे काम करती थीं। इसलिए मिट्टी की गंध उन्हें दिल्ली के ठंडे मानवीय रिश्तों की तुलना में अधिक आरामदायक लगी। फार्म हाउस के मालिक, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने स्नेही मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, जबकि उनका 35 वर्षीय बेटा मोहन एक भोली मुस्कान के साथ बगल में खड़ा था। दिल्ली में रहने के दौरान इन दोनों महिलाओं को अक्सर उदासीनता और जिज्ञासु निगाहों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग उन्हें केवल कौतुक की वस्तु के रूप में देखते थे, जिससे अनावश्यक इच्छाएं और सतही आकर्षण पैदा होता था। वे अक्सर सूक्ष्म भेदभाव महसूस करती थीं, जो समय के साथ जमा होकर एक अदृश्य दीवार बन गया था। लेकिन जिस क्षण वे इस उत्तरी भारतीय गांवों में पहुंचीं, उन्हें एक मुक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि यहाँ के लोग एक दूसरे को त्वचा के रंग के आधार पर नहीं, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में देखते हैं। फार्म हाउस के अंदर गर्म चारपाई और आरामदायक देहाती शैली ने एक आरामदायक माहौल बनाया। दयालु बुजुर्ग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, जरूर थक थक गए होगे। आराम करो, इसे अपना ही घर समझो। ये शब्द सुनकर उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, और भावनाएं उनके भीतर से धीरे-धीरे बहने लगीं। दिल्ली की तेज तर्रार जिंदगी उनके दिमाग में कौन थी, लेकिन यहाँ उन्हें लगा कि वे सब कुछ पीछे छोड़ सकती हैं। उस रात वे लंबे समय बाद चैन की नींद सोईं, शांति और सुकून में डूबी हुई। अगली सुबह मुर्गे की बांग और कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ चुपके से आ गई। दोनों महिलाएं फार्म हाउस के आंगन में आईं, ताजी हवा में गहरी सांस ली और अंगड़ाई ली। उन्हें लगा कि दिल्ली के तंग किराए के कमरे में महसूस होने वाली सारी घुटन पल भर में दूर हो गई है। मोहन पहले से ही खेतों में व्यस्त था, मुर्गियों को दाना डाल रहा था और बत्तखों को हाँक रहा था। वह अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था और उसका मेहनती रूप मासूम और वास्तविक लग रहा था। जैसे ही दोनों महिलाएं ग्रामीण दृश्यों में खो गईं, उन्हें परिचित लय फिर से मिलने लगी। अपने वतन की तरह जमीन जोतना, हाथों को गंदा करना एक जन्मजात प्रवृत्ति जैसा महसूस हुआ। उन्होंने बुजुर्ग और मोहन को खेती के काम में मदद करने की पेशकश की, लेकिन मोहन ने शुरू में मना कर दिया। यह काम तुम लोग नहीं कर पाओगे, यह बहुत थका देने वाला है, उसने कहा। तुम लोग यहाँ आराम करने आए हो। लेकिन दोनों महिलाओं ने
मुस्कुराते हुए अपनी क्षमता साबित करने पर जोर दिया और कुदाल और दरांती उठा ली। पहले तो मोहन आश्चर्य से देखता रहा, लेकिन जल्द ही वह उनके कुशल रोपण और कटाई तकनीकों से प्रभावित हो गया। तुम लोग तो मुझसे भी बेहतर हो, उसने आश्चर्य से कहा। जैसे जैसे इन दोनों महिलाओं के बारे में मोहन की पूर्वकल्पित धारणाएं टूटने लगीं, उसने भी अपनी सतर्कता कम कर दी। हालांकि उसके मन में इन दोनों महिलाओं के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही थी, लेकिन उत्तरी भारतीय ग्रामीण इलाके में पले बढ़े होने के कारण वह आमतौर पर सतर्क रहता था। विशेष रूप से अंतर्मुखी और यथार्थवादी होने के कारण, जिसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, उसने इन दो विदेशी महिलाओं की उपस्थिति को महसूस किया और उसका मन जिज्ञासा और थोड़ी बेचैनी से भर गया। समय के साथ खेती का काम पूरा करने के बाद महिलाएं और मोहन अधिक बार बातचीत करने लगे। भाषा की बाधा के बावजूद उन्होंने टूटी-फूटी हिंदी साधारण अंग्रेजी हाव-भाव और चेहरे के भावों का उपयोग करके ईमानदारी से संवाद करने का प्रयास किया। यह वास्तव में मार्मिक था। मोहन कभी-कभी दिन भर की शारीरिक मेहनत के बाद महिलाओं से मालिश करवाता था, जो एक बड़ी राहत और विश्राम था। जब दिल्ली में मिले लोग अक्सर उन्हें जिज्ञासु नजरों से देखते थे और अमित्र पूर्वाग्रह व्यक्त करते थे, तो मोहन ने उन्हें शुद्ध और निष्पक्ष दृष्टि से देखने की कोशिश की। कभी-कभी एक महिला दिल्ली में अपने अनुभव साझा करती, जिससे मोहन जोर से हंस पड़ता। ये कहानियां अपरिचित और दिलचस्प दोनों थीं, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन और पूर्वाग्रह को भी उजागर किया, जिसका उसने हलचल भरे शहर में सामना किया था। मोहन बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन असहाय होने के कारण निराश भी हुआ। इसलिए उसने अपनी ईमानदारी को कार्यों से व्यक्त किया। मैं तुम्हें यहां कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भोजन के समय बुजुर्ग भी शामिल हो जाते, जिससे एक खुशनुमा माहौल बन जाता। बुजुर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि उनका गांव कितना शांत है और उनका फार्म हाउस कितना आरामदायक है। लेकिन उन्होंने दोनों महिलाओं से पूछा, क्या तुम यहां रहकर ऊब नहीं जाओगी? लेकिन महिलाओं ने जवाब दिया, नहीं, हमें ही यह जगह पसंद है। यह दिल्ली से कहीं ज्यादा आरामदायक है। बुजुर्ग उनके जवाब से खुश हुए और कहा, सुकून ही तो चाहिए। उस रात दोनों महिलाओं ने बारी-बारी से खेती के काम से थके हुए मोहन की मालिश की। मोहन शुरू में थोड़ा झिझका, लेकिन जब उसने गर्म और कोमल हाथों को अपनी मांसपेशियों के तनाव को शांत करते हुए महसूस किया, तो वह अंततः आज्ञाकारी रूप से लेट गया। उसने एक अभूतपूर्व आराम महसूस किया। उसी समय उसने अपने सीने में एक अजीब सी धड़कन महसूस की। पहले तो उसे यह अपरिचित और बेचैन करने वाला लगा, लेकिन उसे यह भावना बुरी नहीं लगी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, दोनों महिलाओं और मोहन के बीच संबंध गहरे होते गए। खेती का काम स्वयं भी उन तीनों के लिए जुड़ने का एक अच्छा तरीका बन गया और ग्रामीण भी धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने लगे। कुछ लोगों ने इन विदेशियों से दूरी नहीं बनाई, बल्कि उनकी प्रशंसा की। वे दोनों अफ्रीकी लड़कियां वास्तव में सक्षम हैं। तुम युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। दूसरों ने जिज्ञासा के साथ उनसे संपर्क किया और सवाल पूछे। दोनों महिलाएं गांव के सहज और मैत्रीपूर्ण माहौल की ओर अधिक आकर्षित होती गईं। उसी समय उनके दिलों में एक इच्छा पनपने लगी, काश हम हमेशा यहीं रह पाते। हालांकि दिल्ली के घाव अब भी पूरी तरह से भरे नहीं थे और कभी-कभी वे अतीत को याद करके दुखी हो जाती थीं। कुछ रातों में
एक महिला मोहन के कमरे के दरवाजे पर बैठकर चुपचाप रोती थी। जब मोहन उसे देखता, तो भले ही उसे सटीक कारण न पता हो, उसके दिल में एक चुभन सी महसूस होती। वह जो कर सकता था, वह केवल सच्ची सहानुभूति और एक कंधा देना था, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरना और उसे एक रूमाल देना। धन्यवाद, वह सिसकते हुए कहती और अपना चेहरा उसके कंधे पर छिपा लेती, खुद को शांत करने की कोशिश करती। दूसरी महिला यह दृश्य देखकर माओ-धुन में पड़ जाती। जब मैं अपनी सहेली को रोते हुए देखती हूँ, तो मुझे क्या सोचना चाहिए और मोहन के बारे में मुझे कैसा लगता है? ये सवाल उसके दिमाग में तेजी से घूम रहे थे। उसे अचानक मोहन के करीब जाने की तीव्र इच्छा हुई और उसने सहज रूप से महसूस किया कि वह उसकी ओर अधिक आकर्षित हो रही है। इस प्रकार उन तीनों ने धीरे-धीरे जटिल और कोमल भावनाएं विकसित कीं और सब कुछ देखने वाले फार्म हाउस के मालिक ने जल्द ही इसका अंदाजा लगा लिया। एक दिन बुजुर्ग ने चुपके से मोहन से पूछा, बेटा, तुम उन दोनों लड़कियों के काफी करीब हो। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? मोहन का चेहरा लाल हो गया और उसने सफाई दी। नहीं नहीं, मैं बस उनके काम में मदद कर रहा हूँ। इसके अलावा वे वास्तव में अच्छी हैं। बुजुर्ग ने अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाया, लेकिन अपने मन में वह पहले से ही अपने बेटे के दिल की बात जानता था और दोनों महिलाओं के रवैये से यह स्पष्ट था कि यह रिश्ता एक साधारण मेहमान मेजबान के रिश्ते पर खत्म नहीं होगा। फिर एक दिन एक अप्रत्याशित दुर्घटना घटी। मोहन खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। ट्रैक्टर अचानक बंद हो गया। स्टीयरिंग व्हील नियंत्रण से बाहर हो गया और मोहन गाड़ी से गिर गया। ट्रैक्टर लगभग उसके पैर पर चढ़ने ही वाला था। सौभाग्य से दोनों महिलाओं ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे एक झटके में खींच लिया, जिससे एक त्रासदी टल गई। ग्रामीण और बुजुर्ग खबर सुनकर दौड़े आए मोहन को केवल मामूली खरोंचें आईं और उसे घर वापस ले जाया गया। बाद में उसने बार-बार दोनों महिलाओं को धन्यवाद दिया। इस बार तुम्हारी वजह से ही मैं बच गया, नहीं तो मेरा यह पैर खत्म हो जाता। इस दुर्घटना के बाद मोहन को एहसास हुआ कि वे सिर्फ राहगीर नहीं हैं, बल्कि वे अनमोल लोग हैं, जो उसके जीवन में गहराई से प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए जो शर्मिंदगी और बेचैनी वह पहले महसूस करता था, वह धीरे-धीरे खत्म हो गई और वह मुस्कुराने लगा और उनके साथ अधिक सहज महसूस करने लगा। रात के खाने के बाद जब ठंडी हवा चलती, तो वे तीनों आंगन में बैठकर एक दूसरे की कहानियां साझा करते। हर किसी को लगता था कि वे छोटे-छोटे पल उनके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा थे। ग्रामीणों ने भी इन महिलाओं को गांव की गतिविधियों और त्योहारों में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने साथ में नदी में मछलियां पकड़ीं, फसल काटने में मदद की और गांव के छोटे-छोटे प्रदर्शनों में नृत्य किया, जिसमें मोहन हर सप्ताहांत भाग लेता था। दोनों महिलाओं ने पहली बार पारंपरिक उत्तरी भारतीय लोक नृत्य का अनुभव किया, अनाड़ीपन से, लेकिन खुशी से ताल पर अपने शरीर को लहराया। यह देखकर ग्रामीण जोर से हंसे और इन दोनों विदेशी मित्रों का अपने जीवन में ईमानदारी से स्वागत किया। उसी समय महिलाओं के बीच एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा पनपने लगी। एक महिला मोहन के साथ खेतों में अधिक समय बिताती, जबकि दूसरी उससे अधिक कोमल स्वर में बात करती। हालांकि यह प्रतिस्पर्धा भी कोई खुली लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म जागरूकता थी, एक क्या मैं बेहतर हूं की भावना। उनके गृह देश इथियोपिया में कुछ क्षेत्रों में बहुविवाह की प्रथा है, इसलिए उन्हें एक ही पुरुष से
एक साथ प्यार करने का विचार बहुत अजीब नहीं लगा। समस्या यह थी कि मोहन भारतीय था और भारतीय संस्कृति बहुविवाह को आसानी से स्वीकार नहीं करती थी। एक रात दिन भर की व्यस्तता के बाद मोहन और दोनों महिलाएं आंगन की सीढ़ियों पर बैठी थीं। तारों भरे आकाश के नीचे मोहन आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखें खोई हुई थीं। फिर जैसे हिम्मत जुटाकर वह बुदबुदाया, मैं मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बस मुझे नहीं पता कि क्या करूं। तुम लोग तुम लोग मेरे जीवन में प्रकाश की तरह हो। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरा दिल थोड़ा भ्रमित है। अगर मैं सिर्फ एक को पसंद कर सकता तो क्या होता तुम दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। दोनों महिलाएं चुपचाप उसे सुनती रहीं, उसके आगे बोलने का इंतजार करती रहीं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचकर कि क्या यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है या यह एक साहसिक चुनौती है। लेकिन उनके दिल पहले से ही मोहन की ओर झुक चुके थे और इथियोपिया की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें यह महसूस कराया कि इस स्थिति में कुछ भी बड़ा नहीं है। एक महिला ने थोड़ा मुस्कुराया, मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यह सुनकर मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह भ्रमित और थोड़ा आश्चर्यचकित था। सच सच में ऐसा हो सकता है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी दूसरी महिला ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे देश में हम शायद एक साथ खुशी से रह सकते हैं, लेकिन यह भारत है। मुझे नहीं पता कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे, यह गांव क्या बातें करेगा। मुझे चिंता है, उसने सावधानी से कहा, अपने मन की चिंताओं को व्यक्त करते हुए। मोहन अपनी उलझन छिपा नहीं सका, लेकिन दूसरी ओर वह दोनों महिलाओं की सच्ची भावनाओं से प्रभावित था। यह एक अजीब प्रस्ताव था और एक अविश्वसनीय स्थिति थी। उस रात वह करवटें बदलता रहा, सो नहीं सका। अपनी जानी पहचानी छत के नीचे उसने इस असाधारण प्रेम की संभावना पर विचार किया। वह जटिल भावनाओं से अभिभूत था और अंत में ठंडे पानी से अपना मुंह धोने के बाद ही उसे थोड़ी नींद आई। अगले दिन मोहन ने हिम्मत जुटाई और सावधानी से बुजुर्ग से इस बारे में बात की। बेशक उसने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि वह और दोनों महिलाएं एक दूसरे को पसंद करती हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। यह भारत में आम बात नहीं है, लोग इसे बहुत अजीब समझेंगे। मुझे डर है कि वे हमारे भारत की राष्ट्रीय परिस्थितियों को नहीं समझती और चीजों को बहुत सरल समझ रही हैं। मोहन ने कहा, वे गंभीर हैं। भले ही उनके यहाँ ऐसी प्रथा हो, यह इसलिए है क्योंकि वे मुझे पसंद करती हैं। मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। बुजुर्ग ने अपने बेटे के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। लेकिन गांव वाले इसका विरोध करेंगे। यह आसान नहीं है। इसके अलावा अगर दोनों तुम्हारे बच्चे की मां बन गईं, तो क्या होगा? तुम कानूनी रूप से उन दोनों से शादी भी नहीं कर सकते। उन्होंने एक बहुत ही यथार्थवादी समस्या की ओर इशारा किया। यह सुनकर मोहन और भी भ्रमित हो गया, लेकिन अपने मन की गहराई में वह किसी भी महिला को छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद चीजें और भी परेशानी भरी दिशा में बढ़ने लगीं। एक महिला ने हिम्मत जुटाई और मोहन से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पहली बार इतना सीधा प्रस्ताव पाकर मोहन का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके गालों से ठंडा पसीना भी बहने लगा। उसे घबराया हुआ देखकर महिला मुस्कुराई और कहा, तुम ऐसे बहुत प्यारे लगते हो, बोझ मत समझो।
मैं बस तुम्हें अपनी सच्ची भावनाएं बताना चाहती थी। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि दूसरी महिला ने भी मोहन के प्रति वैसी ही भावनाएं व्यक्त की। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इथियोपिया के बाहर मुझे नई खुशी मिल सकती है। दिल्ली में मुझे हमेशा इस्तेमाल किया गया या मेरे साथ भेदभाव किया गया। केवल तुम ही थे जो मेरे प्रति इतने ईमानदार थे और मेरे साथ हंसे। वे दिन मुझे बहुत खुश महसूस कराते थे और मुझे तुम्हें और भी पसंद करने लगे। मोहन का दिमाग खाली हो गया। वह पहली बार प्यार का स्वाद चख रहा था और एक साथ दो बार, और वे दोनों इतने गंभीरता से उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थीं। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और काफी देर तक चुप रहा। फिर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा, हम दोनों स्वीकार करते हैं। मेरे वतन में कई पत्नियों द्वारा पति की देखभाल करने की परंपरा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा दिल है। मोहन कुछ बोल नहीं सका, लेकिन उसके मन की गहराई में एक हल्की सी धड़कन फिर से उठने लगी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गांव वाले क्या सोचेंगे और उसके माता-पिता क्या सोचेंगे। वास्तव में जैसे जैसे खबर फैलने लगी, चारों ओर से विरोध की आवाजें आने लगीं। लोग कहने लगे, यह यह क्या बकवास है। बुजुर्ग ने भी ऊपरी तौर पर मोहन को खूब डांटा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन अपने मन में वह अपने बेटे की अच्छाई और दोनों महिलाओं की सच्चाई को समझता था। इसलिए उसका मन भी बहुत मौन में था। दोनों महिलाओं ने भी गांव की अजीब नजरों को महसूस किया, लेकिन क्योंकि उनके अपने देश में बहुसदस्यीय परिवारों की स्वीकृति अधिक थी, इसलिए वे समझ नहीं पा रही थीं कि हर कोई इतना हैरान क्यों है। गांव की छोटी सी दुकान पर सामान खरीदते समय गांव की महिलाएं चुपके से उन्हें देखतीं और फिर धीमी आवाज में कहतीं, वे वे सच में मोहन से शादी करने जा रही हैं। ये तो बहुत अजीब है। या फिर मोहन आखिर सोच क्या रहा है? लेकिन कुछ अधिक खुले विचारों वाले ग्रामीण कहते, अरे, ये दोनों लड़कियां काफी सक्षम हैं और अच्छी भी हैं। फिर वे खंडन करते, प्यार की क्या सीमाएं होती हैं? मुझे लगता है कि जमाना बदल गया है। क्योंकि गांव बहुत छोटा था, खबर तेजी से फैल गई और सारी निगाहें फार्म हाउस पर केंद्रित हो गईं। दोनों महिलाओं ने गांव के माहौल को महसूस किया, लेकिन फिर भी मोहन के खेती के काम में पूरी लगन से मदद करती रहीं। मोहन ने सोचा, मैं अब और अनदेखा नहीं कर सकता। उसने दूसरों की प्रतिक्रियाओं से डरने के बजाय बहादुरी से इसका सामना करने का फैसला किया। एक दिन ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित एक छोटी सी बैठक में मोहन ने हिम्मत जुटाई और दृढ़ आवाज में कहा, मैं मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है, बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते, इसे अजीब समझते हैं, लेकिन मैं उनसे प्यार करता हूँ। कुछ गांव के बुजुर्ग गुस्से से लाल हो गए, अपनी बाहें लहराते हुए जोर से चिल्लाए, सरासर बकवास, क्या तुम पागल हो गए हो? कुछ अन्य लोगों ने उस पर आरोप लगाया, क्या तुम सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि वे विदेशी हैं? मोहन ने इस स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने शांति से समझाया, उनके साथ बिताए इस समय में मैं पहले ही समझ चुका हूं कि वे मेहमान नहीं हैं। वे वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी ने देखा है, उन्होंने हमारे गांव का काम कितनी अच्छी तरह से किया है और वे बहुत मेहनती भी हैं। उन्होंने दिल्ली में बहुत अन्याय सहा है, लेकिन यहाँ वे एक दूसरे को सांत्वना देती हैं, एक दूसरे को ठीक करती हैं। मैं भी उनका सहारा बनना चाहता हूँ और उनके साथ एक घर बनाना चाहता हूँ।
बुजुर्ग सभा के एक कोने में बैठे चुपचाप अपने बेटे की बातें सुन रहे थे। एक ओर उन्होंने सोचा, इस लड़के ने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। लेकिन दूसरी ओर उन्हें यह भी चिंता थी, वह इतना दृढ़ है, गांव वालों को समझाना मुश्किल होगा। लेकिन वह खुले तौर पर अपने बेटे का विरोध भी नहीं कर सकते थे। वह अपने बेटे की आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकते थे, और वह दोनों महिलाओं की अपने बेटे के प्रति सच्ची भावनाओं को भी महसूस कर सकते थे। अगले कुछ दिनों तक गांव में अफरा तफरी मची रही, और बुजुर्ग ने आखिरकार एक दृढ़ निश्चय किया। चलो, जब यह मेरे बेटे का चुना हुआ रास्ता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, कम कहा थी। वह मोहन के साथ घर घर जाकर पड़ोसियों से मिला, यह समझाते हुए कि यह मामला कोई क्षणिक आवेग नहीं है, और ये दोनों महिलाएं वास्तव में दयालु और मेहनती हैं। पहले तो ग्रामीणों ने सिर हिला दिया, लेकिन बुजुर्ग के अनुनय विनय को सुनने के बाद उन्हें भी याद आया कि इन दोनों महिलाओं ने आमतौर पर गांव के लिए क्या योगदान दिया है, और वे सबके साथ कितने विचारशील तरीके से पेश आती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ उन्होंने प्यार के सार पर भी विचार करना शुरू कर दिया, और पहली बार इस मामले को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। अनजाने में वसंत का अधिकांश भाग बीत चुका था, और खेतों में हरे भरे पौधे उगाए थे। मोहन और दोनों महिलाएं अभी भी खेतों में कड़ी मेहनत कर रही थीं, हर दिन पसीने से लथपथ हो जाती थीं। रात में वे तीनों घर के बाहर एक साथ बैठकर अपनी संस्कृतियों, भविष्य की योजनाओं, और अगर उनके बच्चे होते तो घर को कैसे सजाना चाहिए, इस बारे में खुशी-खुशी बातें करते। मोहन कभी-कभी अभी भी भ्रमित महसूस करता, लेकिन जब वह दोनों महिलाओं की कोमल मुस्कान और दृढ़ आंखों को देखता, तो उसका "मैंने सही चुनाव किया है" का विश्वास भी लगातार बढ़ता जाता। अनजाने में ग्रामीणों का रवैया भी चुपचाप बदल रहा था। बुजुर्ग के प्रयासों, मोहन के दृढ़ संकल्प और दोनों महिलाओं के सच्चे प्रयासों के तहत लोग धीरे-धीरे उन्हें समझने की कोशिश करने लगे, और कहते, अरे शायद शायद यह भी ठीक है। हालांकि सभी पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन कम से कम सार्वजनिक निंदा और गाली गलौज बंद हो गई थी। दोनों महिलाओं ने इस बदलाव को महसूस किया, और ग्रामीणों के साथ अपने दिल को और अधिक खोलकर दूरी कम करने का प्रयास किया। जब भी गांव में लोगों की कमी होती, वे स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आती, और पड़ोसियों के साथ साझा करने के लिए कुछ पारंपरिक इथियोपियाई भोजन भी बनाती। अप्रत्याशित रूप से इथियोपियाई शैली के स्टू और ब्रेड का स्वाद बहुत अनूठा था, और वे स्वस्थ भी थे। कई ग्रामीणों ने उन्हें चखने के बाद आश्चर्य से कहा, अरे, यह स्वाद तो काफी अच्छा है। भोजन के माध्यम से आदान प्रदान ने धीरे धीरे उनके मन की गहरी दीवारों को कम कर दिया। जब शादी की बात आई तो बुजुर्ग शुरू में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने प्रस्ताव दिया, क्यों न तुम लोग भी एक छोटा सा समारोह कर लो। कम से कम सबको तुम्हें औपचारिक रूप से मान्यता तो देनी चाहिए, है ना? मोहन और दोनों महिलाओं ने आश्चर्य से जवाब दिया, हाँ, हम करना चाहते हैं। हम निश्चित रूप से करना चाहते हैं। समस्या यह थी कि भारतीय कानून मोहन को एक ही समय में दो लोगों से शादी करने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन फिलहाल वे सिर्फ खुशी साझा करना चाहते थे, एक छोटी सी शादी करना चाहते थे, न कि वास्तव में शादी का पंजीकरण कराना। यह खबर सुनकर ग्रामीण फिर से बेचैन हो गए। शादी, यानी दो दुल्हनें होंगी, यह तो पहली बार है। लेकिन अनजाने में बहुत से लोग अपने विचार बदल रहे थे। वे कहने लगे, हम उन्हें आशीर्वाद दें, वैसे भी जिंदगी तो उन्हें ही जीनी है।
अंततः शादी की तारीख तय हो गई और गांव इस साधारण शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गया। मोहन के छोटे से आंगन को रंगीन रिबन और फूलों से सजाया गया था और गांव के बुजुर्ग शादी में गाए जाने वाले आशीर्वाद गीतों का अभ्यास कर रहे थे। बुजुर्ग और उनके दोस्त दूल्हे के पक्ष के रूप में व्यस्त थे, जबकि दोनों महिलाएं सुंदर इथियोपियाई पारंपरिक पोशाक और भारतीय साड़ी के बीच असमंजस में थीं। वे विभिन्न संस्कृतियों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने दोनों पहनने का फैसला किया और शादी में बारी-बारी से उन्हें बदलेंगी। अंततः शादी के दिन ग्रामीण जिज्ञासा और आशीर्वाद की भावनाओं के साथ फार्म हाउस में एकत्र हुए। मोहन एक कड़क सफेद कुर्ता पहने हुए था, जो असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था, और दोनों महिलाएं अपने अपने वतन की पारंपरिक पोशाक पहने हुए थीं। उनके सिर पर कुछ भारतीय शैली के हेयर एक्सेसरीज भी थे, जो सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक थे। यह दृश्य बहुत सुंदर था और ग्रामीणों ने इस असाधारण दृश्य को देखते हुए अपनी सांसें रोक लीं। बुजुर्ग ने माइक्रोफोन उठाया और उत्साहित आवाज में कहा, आज हमारे गांव में एक नए परिवार का जन्म हो रहा है। इस बीच कई गलतफहमियां और कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने उन सभी को सच्चाई और अच्छाई से हल कर लिया। आइए, हम सबसे जोरदार तालियों से उन्हें आशीर्वाद दें। गरजती तालियों के साथ यह छोटा और साधारण विवाह समारोह शुरू हुआ। दोनों महिलाओं ने मोहन को एक-एक छोटा सा फूलों का हार पहनाया और मोहन ने कसकर उनके हाथ पकड़ लिए। उस क्षण तीनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और प्यार भरा हुआ था, मानो स्वर्ग भी उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। एक गर्म हवा का झोंका आया और दोनों महिलाओं ने शर्मीली मुस्कान के साथ एक साथ दूल्हे से फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मोहन ने अपने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आशीर्वाद के गीत और खुशी की हंसी पूरे छोटे आंगन में भर गई। ग्रामीणों द्वारा प्यार से तैयार किया गया भोजन मेजों पर परोसा गया था और पड़ोसी बारी-बारी से आशीर्वाद के शब्द कह रहे थे। अभी भी कुछ लोग इस रिश्ते को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन उस दिन हर कोई खुशी में डूबा हुआ था और एक नए परिवार के लिए जयकार कर रहा था। बुजुर्ग लाल चेहरे के साथ शराब पी रहे थे और कह रहे थे, अरे मेरे पोते पोतियों का क्या होगा? लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा खुशी की मुस्कान छाई रहती थी। अंततः मोहन और दोनों महिलाओं ने ग्रामीणों के आशीर्वाद के तहत यह विशेष विवाह समारोह पूरा किया। हालांकि यह कानूनी रूप से संरक्षित विवाह नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे हमारा अपना वादा कहा और एक अधिक सच्चे बंधन को महसूस किया। अनजाने में मौसम बदल गया और दोनों महिलाएं एक के बाद एक गर्भवती हो गईं। पहले तो ग्रामीण फिर से चौंक गए, लेकिन अब वे बस मुस्कुराते हुए कहते, अरे, लगता है अब घर में नए सदस्य आने वाले हैं। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चूंकि दोनों महिलाएं गर्भवती थीं, मोहन को अपने कंधों पर और भी अधिक जिम्मेदारी महसूस हुई। हर सुबह वह जल्दी उठता, खेतों में काम करने जाता और वापस आकर दोनों महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखता। सुबह वह उनके लिए हल्का दलिया या स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां बनाने की कोशिश करता और रात में भले ही वह बुरी तरह थका हुआ हो, वह धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनता। दोनों महिलाओं की प्रसव की नियत तिथियां अलग-अलग थीं, लेकिन वे एक साथ प्रसव पूर्व जांच करवातीं, पालन पोषण के अनुभव साझा करतीं और एक दूसरे का समर्थन करतीं, जिससे एक परिवार के रूप में उनका जुड़ाव और भी मजबूत हो गया। जब वह पहली बार
इस गांव में आया था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास यह सब होगा। दिल्ली में अनुभव किए गए भेदभाव और पूर्वाग्रह और पहली बार ग्रामीण इलाकों में आने पर महसूस हुई अस्पष्ट राहत अब सब मिलकर उसके नए जीवन का आधार बन गए थे। विशेष रूप से दोनों महिलाओं ने मन ही मन ठान लिया था, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और इस परिवार को एक अच्छा जीवन देना होगा। उन्हें लगा कि शायद वे भारत के उत्तरी ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जब भी मिट्टी की सुगंध आती, दोनों महिलाओं को अपने वतन की याद आती, लेकिन साथ ही वे यहाँ अपना भविष्य बनाने की भावना का भी आनंद लेती। हालांकि उन्होंने भारी शारीरिक श्रम कम कर दिया था, लेकिन जमीन के प्रति उनका प्रेम अभी भी बना हुआ था। उन्होंने मोहन और गांव वालों को कुछ नई फसलें उगाने की सलाह दी। उन्हें इथियोपिया में उगाए गए कुछ फलियों और सब्जियों की किस्मों की याद आई और उन्होंने अपने परिवार वालों से कुछ बीज मंगवाए। ग्रामीणों ने शुरू में विश्वास नहीं किया, कहा, मुझे नहीं पता कि यह चीज हमारे यहाँ उग पाएगी या नहीं, लेकिन जिज्ञासावश सभी ने मिलकर इसे आजमाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से इन नए लगाए गए पौधों की वृद्धि अच्छी हुई और उपज भी बहुत अधिक हुई, जिससे सभी बहुत खुश हुए। इस प्रकार नई खेती की तकनीकें और पारंपरिक खेती के तरीके आपस में मिल गए। विभिन्न संस्कृतियां यहाँ टकराईं और अप्रत्याशित रूप से अद्भुत परिणाम सामने आए। दोनों महिलाओं का पेट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। मोहन ने अपने पिता के युवावस्था में इस्तेमाल किए गए ठेले को ढूंढा, उसे ठीक किया और फिर इस ठेले से चलने में असमर्थ दोनों महिलाओं को गांव तक पहुंचाया। ज्यादा जोर मत लगाना, अगर थक जाओ तो मुझे बताना, दोनों महिलाओं ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। धन्यवाद, तुम भी ज्यादा मत थकना, तुमने आज सुबह से बहुत काम किया है, तुम भी जरूर थक गए होगे, उन्होंने जवाब दिया। मोहन थका हुआ था, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। विश्वास नहीं होता, मैं एक ऐसा आदमी बन गया हूं जिसे जिम्मेदारियां उठानी हैं, परिवार की रक्षा करनी है। उसे लगा कि वह अनजाने में एक सच्चा मर्द बन गया है। दूसरी ओर वह गांव के हर व्यक्ति का भी आभारी था, जो हमेशा मुस्कुराते हुए पूछते थे, आज तुम कैसी हो? प्रसव की नियत तिथि में कितना समय बाकी है? कुछ महीने पहले ही वे इन दोनों महिलाओं को नजरअंदाज करते थे, उनके पीठ पीछे बातें करते थे, उन्हें समझना मुश्किल बताते थे, लेकिन अब वे उन्हें एक परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। बेशक अभी भी कुछ लोग असहज महसूस करते थे या उन पर अमित्र दृष्टि डालते थे, लेकिन कुल मिलाकर एक गर्मजोशी भरा माहौल हावी था। एक रात एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मोहन, दूसरी महिला और बुजुर्ग ने जल्दी से कार तैयार की और कस्बे के अस्पताल के लिए रवाना हो गए। गांव के कुछ पड़ोसियों ने यह सुना और वे भी सांत्वना देने पहुंचे। क्या हुआ? क्या किसी मदद की जरूरत है? अस्पताल में बेसब्री से इंतजार करते हुए मोहन के हाथ कांप रहे थे। एक महिला ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं, ज्यादा चिंता मत करो। कुछ ही देर बाद नर्स ने मोहन का नाम पुकारा और कहा, परिवार वाले अंदर आ सकते हैं। उसका दिल उत्साह से भर गया। तीव्र दर्द के बीच भी महिला ने अपने दांत भींचे और दर्द सहन किया। उसने मन ही मन कहा, इन लोगों की वजह से, इस परिवार की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और मां बनने वाली हूँ। अंततः बच्चे के रोने की आवाज कमरे में गूंज उठी और हर कोई उत्साह से रो पड़ा। मोहन ने नवजात शिशु
और कमजोर रूप से सांस ले रही अपनी पत्नी को बारी-बारी से देखा और कहा, तुमने बहुत कष्ट सहा, धन्यवाद। उस क्षण दुनिया की हर चीज असाधारण रूप से कीमती लगने लगी। पहले बच्चे का जन्म एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, जिसने उन तीनों के रिश्ते को और भी मजबूती से जोड़ दिया। कुछ समय बाद दूसरी महिला का भी प्रसव का समय आ गया। इस दौरान पहली महिला अभी भी ठीक हो रही थी और मोहन के साथ बच्चे की देखभाल कर रही थी। मोहन थोड़ा थका हुआ था। उसे अपनी पत्नी और नवजात शिशु की देखभाल करनी थी और दूसरी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था। लेकिन वह जानता था कि यह उसका चुना हुआ रास्ता है, इसलिए वह चुपचाप लगा रहा। अंततः दूसरा बच्चा भी स्वस्थ रूप से पैदा हुआ। ग्रामीणों ने इस लगातार अच्छी खबर के लिए खुशी मनाई। बधाई हो, अब घर में बहुत रौनक होगी। तुम्हें उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। दो पत्नियों, दो बच्चों और मोहन से बना यह विशेष परिवार शायद भारत के कानूनी नियमों के अनुरूप नहीं था, लेकिन इस छोटे से गांव ने उन्हें एक वास्तविक परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया था, उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लिया था। बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए अपने बुढ़ापे का स्वागत कर रहे थे। अब मेरे दो पोते हैं, यह जीवन भी सार्थक हो गया। बेशक उन्हें अभी भी कुछ व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उदाहरण के लिए बच्चों की पहचान का मुद्दा और बच्चों को स्कूल में प्रवेश के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन सभी समस्याओं का उन्हें एक-एक करके समाधान करना था। समय के साथ यह विशेष परिवार धीरे-धीरे गांव के दैनिक जीवन में घुल-मिल गया। मोहन ने और भी कड़ी मेहनत की और इस घर का आधार स्तंभ बन गया, जबकि दोनों महिलाएं बच्चों की देखभाल करतीं और कभी-कभी खेतों में मदद करतीं या गांव की महिलाओं के साथ अपने वतन में सीखी हुई कलाएं साझा करतीं। गांव में आयोजित एक छोटे से उत्सव में ध्यान से मेल खाती भारतीय परिधान और इथियोपियाई पारंपरिक पोशाक पहने बच्चे इधर-उधर दौड़ रहे थे, खुशी से हंस रहे थे। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों ने टिप्पणी की, जीवन वास्तव में अद्भुत है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो वे इस दुनिया में क्या बदलाव लाएंगे। सभी खुशी से हंस पड़े। इस प्रकार वे तीनों एक साथ सामान्य और खुशहाल जीवन का आनंद ले रहे थे। दिल्ली में सहे गए भेदभाव और दर्द की यादें धीरे-धीरे मिट रही थीं और उनकी जगह एक नए परिवार के प्यार और बंधन ने ले ली थी। बच्चों की खुशी भरी हंसी सुबह से शाम तक पूरे घर में गूंजती रहती थी और ग्रामीण भी बच्चों को उपहार और स्नेह देते थे। मोहन हमेशा कृतज्ञतापूर्वक दोनों महिलाओं से कहता, धन्यवाद। जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। अब मुझे वास्तव में बहुत खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद कि तुमने मुझे चुना। दोनों महिलाएं मुस्कुराती हुई उसका हाथ पकड़तीं और जवाब देतीं, हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। हम साथ हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। समय के साथ बच्चे 1-2 साल के हो गए और गांव में नई जान डाल दी। बच्चों को अपनी छोटी-छोटी उंगलियों से मिट्टी को छूते हुए देखकर दोनों महिलाएं इस बात पर चर्चा करतीं कि क्या उनके बच्चों को खेती पसंद आएगी। निश्चित रूप से यहाँ कहानी का सिलसिला जारी है, जिसमें चीनी चरित्र को एक भारतीय चरित्र से बदल दिया गया है और अन्य सभी तत्व मूल कहानी के अनुरूप हैं। मोहन ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराते हुए कहा, उनके माता-पिता दोनों मिट्टी के साथ काम करने में अच्छे हैं। उनमें निश्चित रूप से प्रतिभा होगी। दादाजी ने अपने पोते-पोतियों को गले लगाते हुए कहा, उन्हें स्वस्थ और मजबूत होते देखना
मेरे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। वह दिल से हंसे। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था कि उनके पास आज जो कुछ भी है वह होगा, और यह सब उनकी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। इन तीनों लोगों द्वारा मिलकर बनाया गया जीवन हर दिन नया था और छोटी बड़ी चुनौतियों और खुशियों से भरा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस प्रक्रिया में समझा कि प्यार का रूप कभी भी एक जैसा नहीं होता। उन्होंने सांसारिक नजरों और पारंपरिक पूर्वाग्रहों की परवाह किए बिना अपने अनमोल परिवार की रक्षा की, और यह दृश्य अपने आप में चमत्कारों से भरी एक यात्रा थी। यह रास्ता अभी भी लंबा था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। हर पल आशा और चमत्कारों से भरा था। एक शरद ऋतु की सुबह, जब खेतों से भरपूर फसल की खुशी आ रही थी, मोहन, दोनों महिलाएं और उनके दो बच्चे खेत की मेड़ पर चल रहे थे। बच्चे अब भी छोटे थे और चलते समय थोड़े लड़खड़ा रहे थे। दोनों महिलाएं बारी-बारी से उनका हाथ पकड़ रही थीं। मोहन खुशी से यह दृश्य देख रहा था, और जब बच्चे गिरने वाले होते, तो वह तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लेता। दादाजी खेत के किनारे एक बेंच पर बैठे थे। अपने पोते-पोतियों के खेलने की आवाज सुन रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान छाई हुई थी। खेत की मेड़ के अंत तक पहुंचने के बाद उन्होंने एक साथ आकाश की ओर देखा। बिना बादलों वाली शरद ऋतु के दिन में सुनहरी धान की बालियां हल्की हवा में लहरा रही थीं, जैसे सोने का समुद्र हो। मोहन को अचानक लगा कि वह चाहता है कि यह दृश्य हमेशा बना रहे। दोनों महिलाओं ने भी शायद यही सोचा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ने एक समझ भरी मुस्कान दी। दूर ग्रामीणों की खुशी भरी हंसी और ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ये आवाजें अब अपरिचित या असहज महसूस नहीं कराती थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे उनके साथ घुल मिल गई हों और उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई हों। बच्चे उत्साह से खेत की मेड़ पर अपनी बाहें लहरा रहे थे और गांव की ओर जोर से चिल्ला रहे थे, नमस्ते। ये कुछ ग्रामीणों ने भी मुस्कुराते हुए उनकी ओर हाथ हिलाया। समय बीतता गया और तीन लोगों का यह विशेष परिवार कई उतार चढ़ावों से गुजर चुका था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सब कुछ इसी पल के लिए मौजूद था। नीला आकाश, सुनहरे खेत और उनके बीच एक दूसरे को दी जाने वाली गर्मजोशी भरी निगाहें, यह इस बात का प्रमाण था कि एक अपूर्ण दुनिया में भी अपूर्ण लोग एक आदर्श प्रेम और सुखी परिवार का निर्माण कर सकते हैं। मोहन ने प्यार से दोनों महिलाओं और बच्चों को देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे यहाँ होने से बहुत अच्छा लगता है। भविष्य में भी हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों महिलाओं ने कोमल दृष्टि से उसे देखा और जवाब दिया, बेशक, हम एक परिवार हैं। इस वाक्य के साथ पांचों लोगों का परिवार हाथ में हाथ डाले सुनहरे खेतों में धीरे धीरे चल रहा था। खुशी की गर्म धारा गांव में धीरे धीरे बह रही थी, और यह जीवंत और आशा से भरा गांव भी अपने अनोखे तरीके से इस विशेष परिवार की धीरे से रक्षा कर रहा था। दिन बीतते गए और देखते ही देखते एक और भरपूर फसल वाली शरद ऋतु आ गई। फसल का जश्न मनाने के लिए गांव में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। मोहन का परिवार स्वाभाविक रूप से उत्सव का केंद्र बिंदु बन गया। दो मिश्रित रक्त वाले बच्चे, एक पिता जैसा एक माँ जैसा, उत्सव के भारतीय पारंपरिक वस्त्र पहने हुए भीड़ में विशेष रूप से आकर्षक लग रहे थे। वे मासूम और चंचल थे, बिल्कुल भी शर्मीले नहीं थे।
और जिससे भी मिलते मीठी आवाज में दादाजी, दादी जी, चाचा, चाची कहते। ग्रामीणों ने इन दोनों बच्चों को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए और मोहन के परिवार को गांव का भाग्यशाली सितारा कहकर उनकी प्रशंसा की। उत्सव में मोहन और उनकी दोनों पत्नियों ने मिलकर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मोहन ने शहनाई बजाया और दोनों पत्नियों ने इथियोपियाई राष्ट्रीय पोशाक पहनकर खुशी से नृत्य किया। शहनाई की आवाज और अफ्रीकी ढोल की थाप एक साथ मिलकर एक अद्भुत सामंजस्य बना रही थी। ग्रामीण उनके प्रदर्शन से बहुत आकर्षित हुए और अनजाने में ही ताल के साथ झूमने लगे। दादाजी ने मंच पर गाते और नाचते हुए अपने बेटे और बहुओं को देखा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान खिल गई। वह अपने दिल में जानते थे कि उनके बेटे और इन दोनों विदेशी बहुओं को आज तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब तक प्यार है, तब तक सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। उत्सव समाप्त होने के बाद मोहन का परिवार फार्म हाउस लौट आया। रात हो गई थी और तारे टिमटिमा रहे थे। मोहन और उनकी दोनों पत्नियां आंगन में बैठी थीं और तारों भरे आकाश को देख रही थीं। बच्चे सो चुके थे और कमरे से उनकी नियमित सांसों की आवाज आ रही थी। समय कितनी तेजी से बीतता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही हम यहां आए थे, एक पत्नी ने आह भरते हुए कहा। हाँ, देखते ही देखते बच्चे इतने बड़े हो गए, दूसरी पत्नी ने सहमति व्यक्त की। मोहन ने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए और प्यार से कहा, धन्यवाद, मुझे इतना सुखी परिवार देने के लिए। पहले मैं हमेशा सोचता था कि मेरा जीवन बस इतना ही है, इस जमीन की देखभाल करना, एक पत्नी से शादी करना, बच्चे पैदा करना और एक साधारण जीवन जीना। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। तुमने मुझे समझाया कि खुशी हमेशा एक जैसी नहीं होती। जब तक हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, हम अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। दोनों पत्नियां मोहन की बातें सुनकर गैंडोंग से रो पड़ीं। वे जानती थीं कि मोहन कम बोलने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह जो भी कहता है, वह उसके दिल से निकलता है। हम भी तुमसे प्यार करते हैं मोहन। तुमने हमें घर जैसा महसूस कराया, एक पत्नी ने कहा। हाँ, हम तुम्हारे अच्छे व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे, दूसरी पत्नी ने जोड़ा। मोहन ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और धीरे से कहा, हम एक परिवार हैं, हमेशा रहेंगे। तभी आकाश में एक टूटता तारा दिखाई दिया। मोहन के परिवार ने चुपचाप अपनी इच्छाएं मांगी, उम्मीद की कि उनका सुखी जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहे। कुछ साल बाद मोहन का फार्म हाउस का व्यवसाय और भी बड़ा हो गया। वह न केवल पारंपरिक फसलें उगाता था, बल्कि उसने कुछ नए पर्यटन परियोजनाएं भी विकसित कीं, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आने लगे। मोहन का फार्म हाउस भी गांव का एक पहचान पत्र बन गया और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया। मोहन के दोनों बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। वे बुद्धिमान और होशियार थे और पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। उन्होंने न केवल धारा प्रवाह हिंदी सीखी, बल्कि अंग्रेजी और इथियोपियाई भाषाएं भी सीखीं। उन्हें भारतीय पारंपरिक संस्कृति और इथियोपियाई संस्कृति दोनों में गहरी रुचि हो गई। मोहन ने अपने बच्चों को दिन ब दिन बड़ा होते देखा और उसका दिल गर्व से भर गया। वह जानता था कि ये दोनों बच्चे उसके और उसकी दोनों पत्नियों के प्यार का फल हैं और उनकी साझा आशा भी हैं। एक दिन मोहन के बच्चे स्कूल से घर लौटे और उत्साह से मोहन से कहा, पिताजी, शिक्षक ने कहा
कि जब हम बड़े होंगे तो हमें अपने देश के लिए योगदान देना होगा। दी मोहन ने बच्चों की बातें सुनी और उसका दिल गंडोंग से भर गया। वह जानता था कि बच्चे धीरे धीरे इस समाज में घुल मिल रहे हैं और उनके अपने सपने भी होने लगे हैं। ठीक है, पिताजी को विश्वास है कि तुम लोग निश्चित रूप से उपयोगी प्रतिभा बनोगे, मोहन ने प्रोत्साहित किया। बच्चों ने मोहन की बातें सुनी और उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इस प्रकार मोहन का परिवार खुशी और आनंद में साल दर साल बिताता रहा। उन्होंने अपने कार्यों से साबित किया कि प्यार सीमाओं को पार कर सकता है, संस्कृतियों को पार कर सकता है और सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। उनकी कहानी ने अधिक से अधिक लोगों को कैनडोंग किया और एक सुंदर किंवदंती बन गई। कई सालों बाद मोहन और उनकी दोनों पत्नियां बूढ़ी हो चुकी थीं। वे फार्म हाउस के आंगन में बैठी थीं और अतीत की छोटी-छोटी बातों को याद कर रही थीं। यह जीवन हमने वास्तव में सार्थक जिया है, एक पत्नी ने आह भरते हुए कहा। हाँ, हमारे पास प्यार करने वाला पति है, बुद्धिमान और प्यारे बच्चे हैं और इतना सुंदर घर है हमें, और क्या चाहिए? दूसरी पत्नी ने सहमति व्यक्त की। मोहन ने उनके हाथ कसकर पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, हम एक परिवार हैं, हमेशा रहेंगे। सूरज डूब रहा था और सुनहरी किरणें मोहन के परिवार पर पड़ रही थीं, जिससे उन्हें एक गर्मजोशी भरी चमक मिल रही थी। उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी, मानो समय भी इसी पल थम गया हो। उनकी कहानी हमेशा के लिए प्रसारित होती रहेगी और अधिक लोगों को सच्चे प्यार की तलाश करने और अपनी खुशी बनाने के लिए प्रेरित करेगी। और उत्तरी भारतीय गांव का यह छोटा सा फार्म हाउस हमेशा इस सीमा पार संस्कृति पार प्रेम की किंवदंती का साक्षी रहेगा।